Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all will be fine and doing well. So, in my some videos I have discussed about the history of English literature, the old English period, the Anglo-Saxons period, and at the same time I have also discussed the Beowulf work by an unknown poet of an own English period. So in this video or in the coming video also I am going to give a general overview of history of English. Like I am going to give you a very quick review that how the English is transmitted, like how the English is changed, how it is modified from the old English period to now till modern period. सो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल आउटलाइन बता दूं कि किस तरीके से हम इंग्लिश की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं एंड आई हैव ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इट इन द प्रीवियस वीडियो. So the first is the old English literature that was basically from 5th to 14th century. Medieval English literature 14th to 15th century. I have also added the video of prologue to the Canterbury Tales, and inshallah I will also upload all the characters, all the analysis of the characters too. So this was the work by Geoffrey Chaucer in 14th to 15th century. The next is Elizabethan age, which is also known as the golden age of English literature. It was from 16th to 17th century, and the next was Restoration age, 17th to 18th century. Next we have the 18th century English literature, the Romantic period from 19th century. Here in 18th and 19th century we will come to know about the romantic poets like John Keats, there are many Jane Austen and many young poets that basically worked on the romanticism, the genre of our romanticism. Okay, and the last is the 20th century literature. So here is a, you can say, a complete diagram kind of thing that there are the important periods in the history of English literature. ये सारे एक डायग्राम की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में है. डैट सबसे पहले हमारे पास ओल्ड इंग्लिश है, कब से कब तक, 450 से 1066 BCE तक. ठीक है, फिर मिडल इंग्लिश आई, फिर रिनाइसेंस आया, फिर न्यू क्लासिकल एज आई, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, एडवर्डियन एज, जॉर्जियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न. ये एजेस के डिफरेंट नेम्स भी हैं. जैसे जैसे आप कोई एज को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उस एज में जो जो रूलिंग्स थी जिनके, उनके नेम पर भी लिखे गए. जैसे एलिजाबेथन एज है, विक्टोरियन एज है. ठीक है, और उसके अलावा जो जो मूवमेंट्स चली, जो वहाँ पर काम हुए, कोई रिवॉल्ट हुआ, कोई मूवमेंट हुई या कुछ भी ऐसा पॉलिटिकल काम हुआ, उसकी बेसिस पर भी एजेस को नेम दिए गए हैं. अब ये बेसिकली एक छोटी सी, आप ये समझ लें, एक फिगर टाइप आपको एक डायग्राम दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि फ्रॉम 200 BCE से इंग्लिश की एक हिस्ट्री स्टार्ट होती है जो अब 2000 तक आती है. यानी कि एट द स्टार्ट सेल्टिक जो थे ना लोग, वो बोली जाती थी. ठीक है, फिर लैटिन का दौर था, यानी सेल्टिक मीन्स जो सेल्ट के पीपल लोग बोलते थे ना लैंग्वेज, दैट वाज बेसिकली सेल्टिक. फिर लैटिन बोली जाती थी. एंग्लो सेक्सन्स एंड ज्यूट्स, ये मैंने आपको अपनी एंग्लो सेक्सन्स वाली वीडियो में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब इंग्लैंड के अंदर एंगल्स, सेक्सन्स और ज्यूट्स इन सब की इन्वेजन हुई थी, तब किस तरीके से ओल्ड इंग्लिश जनरेट हुई थी. ठीक है, देन ओल्ड नोर्स, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्टिक, लैटिन, एंग्लो सेक्सन, ज्यूट इन 400 BCE, 600 BC. अब देखिए, मैंने आपको बताया कि एंग्लो सेक्सन्स का जो टाइम था वो 400 टू 1066 टाइप तक चला था. यहाँ से एंग्लो नॉर्मन सेकेंड पीरियड हमारे पास स्टार्ट होता है. नाउ हियर ओल्ड नॉर्स मीन्स यहाँ पर जो नॉर्थ जर्मैनिक पीपल, जो लोग थे ना, उनको कहा जाता था नॉर्समैन या नॉर्स. ठीक है, फिर एंग्लो नॉर्मन मीन्स सिंपली फ्रेंच, तो ओल्ड फ्रेंच बोली जाती थी तब. उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन ये आपस में कंबाइन होकर चलते थे. और एट द एंड अब आप देखें कि कितनी ज़्यादा हमारे पास लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. और इसी के दौरान जो इंग्लिश की सारी आप ये समझ लें मॉडिफिकेशन हुई है, डेवलपमेंट हुई है, किस तरीके से इंग्लिश ने इमर्ज किया है थ्रू आउट 200 BCE से लेकर 2000 यानी कि अब 2022 तक. So basically the history of English language is very you can say interesting भी है, important भी है. So next we have, okay, अब यहाँ पर basically highlights बताए गए हैं कि एक मेजर पीरियड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, किन किन चीज़ों पर काम होता था. सबसे पहले हमारे पास आता है द क्लासिकल पीरियड. नाउ द क्लासिकल पीरियड what it is. क्लासिकल पीरियड हमारे पास ओल्ड इंग्लिश पीरियड आता है. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हीरोइक और होमरिक पीरियड था. होमरिक बेसिकली कहा जाता है होमर के वर्क्स को, जैसे उसने इलियड लिखी, ओडेसी लिखी. होमर बेसिकली ग्रीक
राइटर था, ठीक है, ये बहुत मशहूर राइटर था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लासिकल ग्रीक पीरियड, क्लासिकल रोमन पीरियड एंड पैट्रिस्टिक पीरियड, ये हाइलाइट्स हैं, ये आप याद कीजिएगा, ज़रूरी है। द मिडीवल पीरियड, मिडीवल पीरियड में हमारे पास क्या आ जाता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड आता है और द मिडल इंग्लिश पीरियड आता है। द रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन, नाउ रिफॉर्मेशन देखिए, रिनाइसेंस का मतलब आप ये समझ लें किसी चीज़ का दोबारा से रिन्यूअल होना, रीबर्थ होना, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन। इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास जैकोबियन एज आती है, कैरोलिन आती है, प्यूरिटन आती है, डिफरेंट तरह की इसमें हमारे पास मूवमेंट्स भी हमें बहुत नज़र आती हैं। और इसके अंदर हाँ येस वन मोर थिंग, एलिजाबेथन पीरियड भी रिनाइसेंस के अंदर आता है। आप याद रखिएगा कि आप किसी भी पीरियड को पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको बहुत सी एजेस मजीद मिलेंगी, लाइक द एज ऑफ शेक्सपियर, द एज ऑफ मिल्टन, द एज ऑफ जॉनसन, ऑगस्टिन एज है, डिफरेंट आपको एजेस मिलेंगी, ठीक है, कि किस राइटर ने किस तरह काम किया। उसके बाद अगर हम एलिजाबेथन पीरियड की बात करें, डैट वाज फ्रॉम 1558 टू 1603, इस तरह डिफरेंट राइटर्स के लिहाज से, जो वर्कर्स थे उनके लिहाज से हमारे पास डेट्स आती हैं। एनलाइटमेंट, द न्यू क्लासिकल पीरियड्स, ये बेसिकली इसको ना आप रेस्टोरेशन पीरियड ही बोलें, क्योंकि इस पीरियड में रिनाइसेंस के बाद जो एक आप ये समझ लें एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, एक अच्छी चेंजेस आए थे, वो एनलाइटमेंट पीरियड में आए थे। ऑगस्टिन एज भी इसी में आती है और एज ऑफ जॉनसन भी इसी में ही आती है। रोमांटिक पीरियड में हमारे पास रोमांटिक पोइट्स थे, गोथिक राइटिंग्स थी, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वो भी इसी एज का पार्ट है, इसी टाइम पीरियड का है। फिर हमारे पास जेन ऑस्टन की सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस और अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकन का, तो ये डिफरेंट नॉवेल्स हैं। जॉन कीट्स की पोएम्स आप पढ़ लें, ठीक है, और टू ऑटम देख लें, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास रोमांटिक पीरियड में आती हैं। नेक्स्ट वी हैव द विक्टोरियन पीरियड एंड द 19th सेंचुरी। इसमें हमारे पास ना नॉवेल्स की एक राइटिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, सेंटिमेंटल नॉवेल्स लिखे जाते थे। एंड बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, लोगों का ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, डायरीज लिखने का एक रिवाज कायम हुआ था। रिवाज मीन्स कि एवरीबडी वाज लाइक टू राइट द डायरीज बाय देमसेल्व्स। जो कॉमन मैन थे वो अपनी डायरीज लिखते थे, जो नोबल मैन थे वो अपनी डायरीज लिखते थे, तो उससे ना एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट टाइप चीज़ भी एक जनरेट हुई थी, जिसको हम एस्थेटिज्म भी बोलते हैं और डिकेडेंस भी बोलते हैं। ये कुछ मूवमेंट्स हैं, बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स कही जाती हैं, यानी कि विक्टोरियन पीरियड में भी इंग्लिश के नॉवेल्स पे खास करके, ड्रामाज एंड नॉवेल्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था। एंड नेक्स्ट वी हैव द मॉडर्न पीरियड। देयर इज़ ऑल्सो द मॉडर्निस्ट राइटर्स थे इसके अंदर, ठीक है, रियलिज्म वगैरह इसके अंदर है। एंड द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसके अंदर मेटाफिक्शन, मल्टीकल्चरलिज्म और मैजिक पोइट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। अब जैसे कि आप देखें कि पोस्ट जैसे मेटाफिक्शन मीन्स के सोल रिलेटेड थिंग्स और जो चीज़ें जिनकी एग्जिस्टेंस हम ना समझ सकते हो। मल्टीकल्चरलिज्म मीन कि आप एक ही कल्चर के अंदर डिफरेंट, लाइक एक एरिया के अंदर डिफरेंट तरह के कल्चर के लोग रहते हैं। जैसे कि मैंने अपनी कंप्लीट वीडियो बना के डाली हुई है मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर, यू कैन सी इट इन माय यूट्यूब चैनल। सो ये सारे के सारे हमारे पास पीरियड्स थे, एक जनरल आउटलाइन है। इन टूडेज लेक्चर हम कोई कंप्लीट लाइक आप ये कह लें कि डिटेल्स में नहीं जा रहे, डिफरेंट तरह की नेम्स वगैरह नहीं पढ़े, देयर इज़ अ क्विक रिव्यू और अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द इंग्लिश हिस्ट्री। तो अब आप देखें, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताएं कि लिटरेचर में सबसे पहला पीरियड कौन सा है, देन यू विल आंख बंद करके आपने कह देना एंग्लो सैक्सन्स। और टाइम पीरियड क्या है, 450 to 1066। इसकी कंप्लीट वीडियो आई हैव एडेड इन माय यूट्यूब चैनल, दैट वाज ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये मैंने अपनी फिर एक वीडियो में बताया हुआ है, दैट जॉफ्री चॉसर वाज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इनके बारे में मैं एक कंप्लीट, if I'm not wrong, then yes, I have also put a video about Geoffrey Chaucer, the age of Chaucer, on my YouTube channel. So in which I have described that he was the father of English literature. क्यों कहा जाता है वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लैटिन और फ्रेंच के दौर में चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को एक बूस्ट दिया था। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंग्लो सेक्शंस। इसका भी मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन माई वीडियो। मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ के जो थीम्स थे वो हीरोइक थे, एलिजिक थे और लिरिकल थे। प्रोज जो लिखी जाती थी वो लैटिन में थी और ओल्ड इंग्लिश में लिखी जाती थी। अब इसकी एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, ठीक है, सी फेरर है, सेवन हिम्स है और बीट्स हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश चर्च एंड पीपल है, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स है, ये आप पढ़ लें। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। स्टार्टिंग बेसिकली एंग्लो सैक्सन से हुआ है यहाँ पर। अगर अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि ओल्ड इंग्लिश जो हिस्ट्री है वो
कब शुरू हुई और कहाँ तक जाती है इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस विद द जर्मैनिक ट्रेडिशन ऑफ द एंग्लो सैक्सन सेटलर्स. ये बात मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरीके से एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स इन तीनों ने मिलकर इन्वेड किया था इन द इंग्लैंड. और अगर आप ये बात जानते हो कि एंगल जब आए उस जगह पर तो उस जगह को एंगल लैंड का नाम दिया गया. एंड आफ्टर दैट द एंगल लैंड वॉज शिफ्टेड टुवर्ड्स द इंग्लैंड. यानी उस एंगल लैंड के नेम को जब एक एज अ स्लैंग यूज़ किया गया तो उसको इंग्लैंड का नाम दे दिया गया. अब हमें ये पता है कि बेओवुल्फ जो है वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और द लॉन्गेस्ट सर्वाइव्ड, ठीक है, जो पोम जिसने सबसे ज़्यादा सर्वाइव किया है दैट इज़ बेओवुल्फ. ठीक है, तो ये बेसिकली सब चीज़ें. येस, द इम्पॉर्टेंट लाइन इज विलियम शेक्सपियर केम टू बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट आइकनिक एंड ग्रेटेस्ट राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज ही इज़ रिवर्ड फॉर हिज लेजेंडरी प्लेज एंड सॉनेट्स. शेक्सपियर को मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. शेक्सपियर बहुत ज़्यादा आइकॉनिक हैं इन इंग्लिश हिस्ट्री और इन इंग्लिश लिटरेचर. इसमें कंप्लीट यही डिस्कस किया गया है कि बेओवुल्फ जो है उसको हम फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोम कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओल्ड है. ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट इंग्लिश लिटरेचर के काम बताए गए जैसे जेनेसिस, एक्सोडस, द वॉन्डरर, वाइफ्स लेमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, द बैटल ऑफ माल्डन. ये सारे के सारे काम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के हैं. ठीक है, और एक और बात मैं बताती चलूँ कि इनके दो बेसिक हमारे पास राइटर्स आते हैं, एक सनी वुल्फ है और एक कैडमन है. अब अगर आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर करना है देन यू कैन गो फॉर माई वीडियो. एंग्लो सैक्सन्स के ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ. ओके, एज also referred to as the later Middle English history period, English literary period, the medieval English literature comprises of a diverse range of works as the population of England during this time was literate and a considerable portion was also bilingual and trilingual. ठीक है, यानी कि जो मिडीवल इंग्लिश का लिटरेचर था उस जो कल्चर का पार्ट था, जो चीज़ें थी, वो सारा का सारा पोर्शन आप ये कह लें बायलिंगुअल था, ये ट्राइलिंगुअल था. अब बायलिंगुअल ट्राइलिंगुअल मीन्स अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस एंड ट्राइलिंगुअल मीन्स टू यूज़ 3 लैंग्वेजेस. अब कोई वर्क भी बायलिंगुअल हो सकता है, कोई पर्सन भी बायलिंगुअल हो सकता है. तो उस टाइम यानी कि जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन थी वो या तो बायलिंगुअल थी या तो ट्राइलिंगुअल थी. अगर वो ट्राइलिंगुअल थे तो दे मस्ट वो क्या बोलते होंगे, लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश. अगर वो बायलिंगुअल थे तो या तो वो लैटिन या ग्रीक या इंग्लिश में से भी कोई दो बोलते होंगे. सो जॉफ्री चौसर जो थे, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही एक रिनाउंड पोइट थे. तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी जैसे कैंटरबरी टेल्स वाज द मोस्ट फेमस वन, द हाउस ऑफ फेम, द बुक ऑफ टचेस. ये बेसिकली 2 बुक्स इनकी इनकम्प्लीट है. क्यों? बिकॉज ही वॉज दैट एट दैट टाइम. सो द विलियम लैंगलैंड्स फेमस रिलीजियस वर्क इंक्लूडिंग पियर्स प्लोमैन. पियर्स प्लोमैन इज़ द like you can say the very much renowned work in English history और English literature, क्योंकि इस पीरियड में आप ये समझ लें एक अलग सा जॉनरा जो था ना वो क्रिएट हो गया था. क्या जॉनरा था वो? बेसिकली रिलीजियस वे में भी था, आप ये कह लें कि वो सेक्युलर भी था, रिलीजियस नॉन रिलीजियस दोनों ही बहुत ज़्यादा इन हो चुके थे ड्यूरिंग द एरा ऑफ मिडी. अब आप ये चीज़ बहुत गौर से देखिए कि मिडीवल इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास क्या होता है कि 3 तरह की चीज़ें आई हमारे पास. मोरालिटी प्लेज वर देयर, द मेरिकल प्लेज वर देयर एंड इंटरलूड्स वर देयर. मोरालिटी प्लेज सिंपल सी बात है कि इसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ का जिक्र होता था, एथिकल वैल्यूज़ होती थी. मेरिकल प्लेज में भी ये सब चीज़ें होती थी, कोई ट्रेजिडी होती थी, किसी भी किस्म का मेरिकल टाइप चीज़ होती थी. एंड इंटरलूड्स मीन्स दैट जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, व्हेन यू आर वाचिंग अ मूवी एंड देन अ सॉन्ग अपीयर्स इन बिटवीन द सीन्स. तो अब जब 2 मूवी सीन्स के दरमियान कोई सॉन्ग आ जाता है, दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ इंटरल्यूड. यानी कि अपनी किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए यू आर यूजिंग अ काइंड ऑफ सॉन्ग, अ काइंड ऑफ ब्रेक, और जिसके अंदर आप एक पोइट्री की फॉर्म में, सॉन्ग्स के फॉर्म में कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, या सब लाइक एक्सप्लेनिंग समथिंग और यू कैन से डिफाइनिंग समथिंग इन बिटवीन द ब्रेक. यानी कि ब्रेक के दरमियान कोई किसी भी फ्री टाइम लाइक इंटरल्यूड मीन्स इन द मिडल, सेंटर में कोई चीज़ आ जाना, मीनिंग इंटरलूड्स. Every man was a noted morality play of the times, and miracle plays were taken from the Bible and were frequently performed in the churches. At that time ज़्यादातर plays जो थे वो लिखे इसलिए जाते थे कि वो परफॉर्म किए जा सके in front of the audience. ठीक है, और उसी दौरान अब आप ये देख ले एलिजाबेथन एज थी, उसके बाद जिसको हम गोल्डन एज भी बोलते हैं. ठीक है, और उसकी जो कंट्रीब्यूशन जिसने ज़्यादा की थी दैट वाज सर थॉमस और हेनरी हॉवर्ड. अब आप देखें कि जो थॉमस थे उन्होंने जी सोनेट्स बताई,
सोनेट्स इंट्रोड्यूस करवाई। और आगे बस इसमें बताया था। हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊं कि रिनाइसेंस के अंदर हमारे पास प्रिंटिंग मशीन जो थी वो आ गई थी। अब उसकी वजह से रिनाइसेंस के बाद इंग्लिश जो एक स्टेटस था इंग्लिश में वो बहुत बढ़ चुका था इंग्लिश का। वाई? बिकॉज प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी। जो हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, हाथ से सब चीज़ें लिखी जाती थी, वो बंद हो गई थी। और फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो थी वो थी टोटल्स मिसलेनी। आपने इस बात को याद रखना है कि जो फर्स्ट प्रिंटर था वो बेसिकली आया था रिनाइसेंस के पीरियड में। आई एम सॉरी। अब हम बात करते हैं रेस्टोरेशन एज की। अब बेसिकली जितने भी ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए, जो भी इश्यूज आए, मैंने आपको बताया था कि उसके बाद आती थी हमारे पास रेस्टोरेशन एज या फिर एज ऑफ एनलाइटमेंट। अब ये लेट 17th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर बेसिकली जितने पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स थे, इसके अंदर सोशल कन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत से इश्यूज थे इस एज के दरमियान। और इसी के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एज ऑफ एनलाइटमेंट आती है। अब 18th सेंचुरी के अंदर हमारे पास पॉलिटिकल लिटरेचर्स भी बहुत आए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने जैसे कि आपको बताया कि नॉवेल्स पर भी बहुत काम किया गया था। अब उसके अंदर हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट आते हैं, डैनियल डेफॉय आते हैं, हार्ले आता है। तो डिफरेंट तरह के लोग थे जो आते हैं कि आप जाके पढ़ेंगे। और फर्स्ट नॉवल वैसे तो ये कहा जाता है कि रॉबिन्सन क्रूसो है डैनियल डेफॉय का, लेकिन देयर आर ऑल्सो मैनी कॉन्ट्रडिक्शंस के 2-3 और नॉवेल्स हैं। पेमेला इज़ वन ऑफ द नॉवल जिसको कहा जाता है कि ये फर्स्ट पब्लिश नॉवेल्स में से एक है, बट आई एम कन्फ्यूजिंग इन दैट। सो बेसिकली 18th और लेट 18th सेंचुरी इसके दरमियान नॉवेल्स आए थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन पेमेला वॉज द फर्स्ट नॉवल। लेकिन काफ़ी क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो हमारे पास रॉबिन्सन क्रूसो है वो भी फर्स्ट नॉवल कंसिडर किया जाता है। सो बेसिकली हुआ ये था कि पेमेला डिडंट फोकस ऑल द कैटेगरीज ऑफ द नॉवल, कंप्लीट नॉवल के तरीके से नहीं लिखा गया था। जबकि जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो एक कंप्लीट बुक की फॉर्म में, एक कंप्लीट नॉवल की फॉर्म में लिखा गया था। इस वजह से उसको फर्स्ट नॉवल कहा जाता है। और बेसिकली इसमें मैंने आपको सारी एजेस बहुत ओवरव्यू, एक क्विक रिव्यू के तौर पर कवर करवाई हैं। और एट द एंड वी हैव रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में हमारे पास बहुत सी फिक्शन आई थी। आप ये समझ लें कि रोमांटिक एज को अगर मैं एक वर्ड में सम अप करूँ तो दैट इज़ इमेजिनेशन। इन रोमांटिक एज देयर वॉज लाइक एक्सट्रीमिटी ऑफ इमेजिनेशन। सिर्फ इमेजिनेशन पे काम किया गया था। जितने पोइट्स थे वो रोमांटिक पोइट्स थे जो भी, उन सब ने किस पर काम किया था? वर्ड्सवर्थ था, कॉलरिज था और जॉन कीट्स थे। इन सब ने रोमांटिसिज्म पे काम किया था। जेन ऑस्टिन थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओल्ड इंग्लिश हिस्ट्री। अब मैंने आपको इसमें सारी ओल्ड इंग्लिश के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको चंक्स बताए कि किस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री है वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से 20th सेंचुरी लिटरेचर तक आती है। एंड इंशाल्लाह वी विल गो इन डिटेल्स इन द कमिंग वीडियोज। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। Okay, so till that time, take care and Allah Hafiz. And if you have any kind of question, then you can ask in the comment box. Thank you so much.